हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बेटा बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है। आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट वन में कूलाम्स लॉ तक टॉपिक को रिवाइज किया था। ठीक है। तो सभी लोग तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहें, उसके नोट्स बनाएं। और आज इसी क्रम में हम लोग सेकेंड पार्ट पार्ट 02 बेटा स्टडी करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 02, जिसमें हम लोग आज वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स से टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग इसके नोट्स बेटा जरूर बनाते रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दें। तो बेटा आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कूलाम्स लॉ में, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, हम्म, वो होता है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। याद है ना सभी को। यहां पर Q1 Q2 को क्या बोला जाता था, आवेशों का परिमाण, और R को बेटा क्या बोलते थे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंपेयर करें, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से किस प्रकार अलग है या किस प्रकार भिन्न है, इसको आप लिखें। तो पहला पॉइंट आप ध्यान से पढ़ें, वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों काइंड का होता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल बच्चों क्या होता है, ओनली अट्रैक्शन। याद है ना सभी को। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका फार्मूला था एफ इज इक्वल टू, उसका फार्मूला था बच्चों एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/R²। याद है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसका फार्मूला होता है बच्चों एफ जी इज इक्वल टू G m1m2/R²। ठीक है। ये वाला कौन सा फोर्स है, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये वाला फोर्स क्या कहलाता है, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से समझें कि जैसे मान लो एक कोई भी चार्ज हमारे पास हो पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज हो बच्चों हमारे पास निगेटिव, तो आप लोग क्या जानते हो, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है। इनके बीच में काम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण बल। याद आया सभी को। लेकिन अगर एक चार्ज हो पॉजिटिव और दूसरा भी चार्ज क्या हो, पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सन फोर्स का मतलब प्रतिकर्षण बल। ठीक है। जबकि अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, तो अगर एक मास हो m1 और दूसरा मास क्या हो m2, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो बच्चों, r, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर क्या हो, स्मॉल r, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका फार्मूला होता था एफ जी इज इक्वल टू जी और m1m2/R²। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। और आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये सदैव एक आकर्षण का बल है। ठीक है। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। तो ये वाला जो फोर्स लिखा है आपके पास में, ये कौन सा है, ग्रेविटेशन। और ये वाला बच्चों जो फोर्स आपके पास में लिखा हुआ है, ये फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वैद्युत बल। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों है। और ये वाला फोर्स केवल हमेशा किसका होता है, बोलो, ये वाला फोर्स हमेशा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। क्लियर हो गया। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई। यहां तक सभी इसका भी वाइट।
एक मिनट बच्चों, ठीक है। ठीक, अब सही रहेगा, है ना। वाइट बैकग्राउंड आ गया है, अब आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बेटा प्रबल होता है ना। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सभी लोग जरूर तैयार रखें। जैसे कि पहला आपको क्या कह रहा है? दो प्रोटॉनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है। इसको लर्न कर लो। कोई भी दो प्रोटॉन हो जो r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10 की घात ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स मोर यानी अधिक होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻43 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको सभी लोग लर्न कर लेना, है ना। क्वेश्चन चूंकि इसका आपका एग्जाम में बेटा कई बार बनता रहता है, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ सकता है और नॉर्मली आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर ये रखा हुआ है और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? r। तो आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर इलेक्ट्रॉनों के केस में इसका रेशियो निकाला जाए तो Fe/Fg जो वैल्यू आती है वो लगभग 10 की घात 43 गुना अप्रॉक्सीमेटली 10⁻43 टाइम्स होती है। और अगर इसी के अनादर हैंड हम लोग बात करें बच्चों प्रोटॉन्स की, तो दो प्रोटॉन अगर एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो यहां पर भी इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। और ये लगभग अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो Fe/Fg अप्रॉक्सीमेटली 10⁻34 टाइम्स होता है। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग उसको जरूर तैयार कर लें। आपकी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे कभी पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में जो रिलेशन होता है वो प्रोटॉनों के लिए और इलेक्ट्रॉनों के लिए बेटा, ये प्रोटॉनों के लिए और इलेक्ट्रॉनों के लिए जो होता है ना, उसका अगर रेशियो हम लोग कभी फाइंड आउट करें तो उसका रेशियो जो निकल के आएगा, एक मिनट, इसका जो रेशियो निकल के आएगा उसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करें तो बेटा ये रेशियो हमारे लिए होता है कितना? बोलो। प्रोटॉनों के लिए होता है, इन द केस ऑफ प्रोटॉन ये रेशियो निकल के आता है 10⁻36 टाइम्स। ठीक है, 10 की घात 36 गुना। ये बात सभी को समझ में आ गई, है ना। तो कौन सा फोर्स नेचर में स्ट्रॉन्गर है? सभी लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है अर्थात जो वैद्युत बल होता है ये प्रबल बल है, ये जो मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, इसके दोनों एग्जाम्पल ऊपर मैंने आपको समझा दिए हैं, आप लोग इसको तैयार कर लेना। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक, एंड दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। यहां तक पूरी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक पूरी बात सभी को क्लियर है? और थर्ड प्रॉपर्टी अगर बात करो तो इलेक्ट्रिक फोर्स आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इसको भी हम आपको अलग से बता देते हैं। ठीक है, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, उसमें आपको हम ये प्रॉपर्टी समझा देते हैं। जैसे मान लो अगर बात करी जाए कि एक चार्ज है बच्चों Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और बीच का सेपरेशन है R, तो बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना बना? Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा था ना सभी लोगों ने ये कल कूलाम सला में? जिन लोगों की पिछली क्लास छूटी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1, वो सभी लोग पिछली वाली क्लास जाके पहले तैयार करें
और फिर इस वाली क्लास को पढ़ें तो आपको और अच्छा बेटा समझ में आएगा। और के को यहां पर क्या बोला जाता है? के को बच्चों यहां पर बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बच्चों ये पदार्थ का विलक्षण है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है पदार्थ पर। किस पर डिपेंड करता है बोलो? मटेरियल पर। इट डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेसिप्रोकल होता है। इसीलिए आप लोगों से बोला गया है, इसीलिए बच्चों आप लोगों से बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है यानी जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर है। डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर है। कौन सा मीडियम? बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के बीच में उपस्थित माध्यम पर यह निर्भर करता है। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो अगर कोई दो मीडियम, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है और बीच में एयर भरी हुई है, और फिर अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को फिर से यहां पर रख दिया जाए और बीच में बेटा वैक्स भर दी जाए, मोम, है ना, तो आप लोगों ने कल एक फार्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में कि एफ एम इज इक्वल टू होता है एफ ए अपॉन के, है ना। यानी मीडियम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगातार घट जाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है सभी को? इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, बिल्कुल लर्न कर लो, इतनी अच्छी तरीके से याद कर लो कि कोई भी आपको कभी भी पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम अर्थात माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल हमेशा घट जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस, यानी वैद्युत बल हमेशा घट जाता है, इट ऑलवेज डिक्रीजेस। तो इतनी बात सभी को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, सभी लोगों को यहां तक पूरी बात क्लियर है? कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी बेटा, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और चैनल को शेयर भी करें क्लास को, जिससे और भी बच्चे हम लोगों के साथ में जुड़ पाएं और सभी की तैयारी बेटा अच्छे ढंग से हो पाए। तो जब कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करो, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप तीनों चीजों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। नंबर 1 वैद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक होता है, और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना अधिक होता है। ठीक है, वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां तक आप लोगों को अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा तैयार कर लेना है। क्लियर हो गया? आप लोगों को यहां तक इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से बेटा तैयार कर, सबको समझ में आ गया? यहां तक किसी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे ढंग से इसको सभी लोग तैयार कर लेना। आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ गया? लर्न कर लो, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, और ये मान के चलना ये आपके नोट्स आपको बोर्ड्स एग्जाम से में भी काम में आने वाले हैं। आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, साथ में आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए भी आपके ये नोट्स बेटा बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे या अभी आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो भी आपका रिवीजन इससे बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। और दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर हिंदी माध्यम का, दोनों के लिए बेटा क्लास बहुत जरूरी होने वाली है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या समराइज किया? अभी तक हम लोगों ने समराइज किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या समराइज किया? इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल, इसको हिंदी में क्या कहते हो? वैद्युत आवेश। इसको बेटा क्या बोलते हो? वैद्युत बल। इसको क्या बोलते हो? कूलॉम्स लॉ।
ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, यानी कूलाम का नियम। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है वो लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लें, पहला वीडियो इसमें पड़ा हुआ है चैनल में। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपैरिजन। क्या पढ़ा बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक है, यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात बेटा। अब हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है नया टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र। देखो जैसे मान लो कोई भी चार्ज हमारे पास ये है प्लस का क्यू, इस चार्ज को हम लोग बच्चों बोलते हैं बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज। ध्यान से समझना, ठीक है, इसको बोला जाता है बिंदु आवेश। और इसके पास बच्चों हम लोग कोई एक दूसरा चार्ज लेकर के आए जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो जैसे ही आप इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को इस चार्ज के पास लाओगे तो ये वाला चार्ज इस पर क्या लगाएगा, एक रिपल्सन फोर्स, कूलाम के नियम से, है ना, यानी ये चार्ज इसको पीछे भगाएगा। दैट मीन्स ये जो क्यू नॉट वाला चार्ज है वो चाह कर भी प्लस क्यू के पास नहीं आ सकता। अगर ये क्यू नॉट वाला आवेश इस क्यू वाले आवेश के पास आने की कोशिश करेगा तो ये वाला जो चार्ज है बेटा, जो यहां बैठा हुआ है बेटा, ये इसको पीछे ढकेल देगा, धक्का दे देगा। इसी प्रकार अगर यहां पर ये चार्ज होता माइनस का क्यू और ये होता क्यू नॉट, तो ये वाला चार्ज माइनस क्यू क्यू नॉट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा यानी आकर्षित कर लेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये ऐसा क्यों कर रहा है कि ये क्यू नॉट को इधर रिपेल कर रहा है और इधर अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, चाहे इस वाले केस की बात करो या इस वाले केस की बेटा आप बात करो, दोनों में जो क्यू नॉट रखा हुआ है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। प्रभाव क्षेत्र, चार्ज प्लस क्यू के आसपास एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों, दोनों चार्जेस के आसपास, है ना, जिस रीजन में जैसे ही ये चार्ज एंट्री करेगा, ये वाला चार्ज या ये वाला चार्ज, ध्यान रखना, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल का अनुभव करेगा। यहां पर भी ये वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और ऐसे क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्षेत्र को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? किसी भी आवेश के चारों ओर का यह क्षेत्र, द स्पेस या द फील्ड अराउंड एनी चार्ज, जहां कोई भी दूसरा चार्ज लाने पर वो पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, है ना। ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो पहले वाले आवेश के कारण बच्चों वैद्युत बल का अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। एक बार डेफिनेशन सभी लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से, क्या लिखी हुई है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। द स्पेस अराउंड, द एरिया नहीं बेटा होगा यहाँ पे, द स्पेस अराउंड, the space around an electric charge in which any other charge experiences electric force is called electric field. Clear? ये चार्ज है पॉजिटिव तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, क्योंकि ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, जो क्यू नॉट चार्ज है बेटा उसको बाहर की ओर ढकेल रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड। और ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, ये क्यू नॉट को अंदर की ओर लाने का प्रयास कर रहा है ना, ये अंदर की ओर इसको लाने का प्रयास कर रहा है।
इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर। इस बात को सभी लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, जो मैंने अभी बात तुमको बताई है कि अगर कोई भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज हम लोगों के पास में, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई चार्ज है बच्चों प्लस का क्यू, ठीक, चार्ज क्या है, प्लस का क्यू। तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा या जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये हमेशा किधर होता है, आउटवर्ल्ड। इसको सभी लोग लर्न कर लो और एग्जाम में आए तो डायग्राम बना के आना, ठीक है। इसी प्रकार जो माइनस क्यू वाला चार्ज होगा, माइनस क्यू वाला चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास क्या करेगा, खींचेगा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, पीछे मैंने अभी आपको समझाया। इसलिए इस वाले चार्ज का जो फील्ड है वो अंदर की ओर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या ये बात सभी को समझ में आई, क्या ये बात सभी को समझ में आई। ये कौन सा चार्ज है बच्चों, धन आवेश, ठीक। और ये वाला कौन सा चार्ज है बच्चों, ऋण आवेश, ठीक। तो अगर चार्ज है पॉजिटिव तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इनको बोला जाता है हिंदी में वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो प्लस क्यू चार्ज की लाइन ऑफ फोर्सेस किधर होती हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से दूर। इसको अपनी अपनी कॉपी में कहीं पे पॉइंट बना के लिख लेना नोट्स में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप लिख लेना। और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी आवेश की ओर। टुवर्ड्स माने आवेश की ओर, और अवे फ्रॉम चार्ज माने आवेश से दूर। बताइए भाई, ये बात सभी को समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लॉजिक बेटा आपको क्लियर है कि अगर चार्ज है पॉजिटिव, धन आवेश से उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं, है ना, ये किधर होंगी, अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से दूर, और ऋण आवेश से उत्पन्न बल रेखाएं किधर होंगी बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। वैद्युत बल रेखाओं का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किधर होती हैं, पॉजिटिव चार्ज की बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं अवे फ्रॉम चार्ज, किधर होती हैं बोलो, अवे फ्रॉम चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा किधर होती हैं, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं टुवर्ड्स द चार्ज। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, क्या ये बात सभी बच्चों को बेटा क्लियर है, जल्दी से सभी लोग बताएं, क्या यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किधर होती हैं, अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा किधर होती हैं, टुवर्ड्स द चार्ज। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं किधर होंगी, आवेश से दूर, और ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखाएं बेटा किधर होंगी, आवेश की ओर।
ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो यहां तक सभी लोगों को पूरी बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई। चलिए नोट्स इसके बना लेना, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोगों का आता है वैद्युत बल्लेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आप ये डायग्राम देखो, प्लस क्यू की जो लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो बाहर की ओर है, इन्हीं को वैद्युत बल्लेखाएं कहते हो, और माइनस क्यू की लाइन ऑफ फोर्सेज किधर है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है वैद्युत बल्लेखा कहलाती है। An imaginary and smooth angle curve drawn in an electric field on which a free positive charge moves is called electric line of forces। ये एक ऐसा इमेजनरी यानी काल्पनिक और स्मूथ एंगल्ड कर्व होता है, नॉन एंगल्ड कर्व होता है, निष्कोण होता है ना, नॉन एंगल्ड कर्व होता है, ध्यान रखना, जिस पर एक फ्री चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको इस बात को बताया भी है, तो ये डिफिनीशन आप लोग तैयार कर लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका कॉन्सेप्ट आपने अभी देखा है कि अगर यहां पर कोई टेस्ट चार्ज बेटा रखा हो तो ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, बाहर की ओर भेज देगा। इसी प्रकार माइनस क्यू के आसपास अगर यहां कोई टेस्ट चार्ज रखा हो तो ये हमेशा क्या होगा, अंदर की ओर आ जाएगा, यानी अट्रैक्ट होगा। और एक बात सभी लोग याद रखा करो कि जो टेस्ट चार्ज होता है, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं, है ना, वो हमेशा क्या होता है, धन आवेश, ये कभी माइनस में नहीं होता। टेस्ट चार्ज नेवर विल बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया। जैसे यहां से देखो, अब जैसे यहां पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, और इसके पास आप कोई भी एक टेस्ट चार्ज लेकर के आए क्यू नॉट, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बाहर की ओर भेजेगा। तो अगर आप इस वाले चार्ज को मुक्त रूप से छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, तो ये बाहर की ओर चला जाएगा ना। तो जिस रास्ते पर या जिस ट्रैक पर ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा, उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये बात सभी को समझ में आई। इसी प्रकार अगर यहां पर चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, ठीक, और यहां पर कोई टेस्ट चार्ज हम लोग रखते हैं क्यू नॉट, तो ये टेस्ट चार्ज बेटा किधर आएगा, अंदर की तरफ, और ये जिस रास्ते पर चलेगा, ये जो नॉन एंगल्ड स्मूथ कर्व आप देख रहे हो, और इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल लेखा। तो डिफिनीशन जो आपको बताई गई है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है, इसको तैयार कर लेना कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा काल्पनिक और निष्कोण वक्र, कौन सा वक्र बोलो, काल्पनिक और निष्कोण वक्र। काल्पनिक का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी सरफेस, है ना, जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और इसका ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट लिखा है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वैद्युत बल लेखा के किसी बिंदु पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन आपको क्या बताएगी, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। अभी आपने ये देखा ना, देखो ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये क्या है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये फोर्स होता है बच्चों, तैयार कर लो, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो वैद्युत बल होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फार्मूला क्यू नॉट ई। क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश, और ई को बच्चों क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र।
इसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके एग्जाम के लिए इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो पहले तो ये बताओ, ये वाली सबको स्लाइड समझ में आ गई, लर्न कर लेना। देखो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल्लेखाएं किन्हें कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इनकी प्रॉपर्टीज को बताओ। तो अभी एक और स्लाइड है आगे जिसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर कर दी जाएंगी, ये पहले आप इतना इसको तैयार कर लेना, ठीक है भाई। तो सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। अब देखो ये आया क्वेश्चन, वैद्युत बल्लेखाओं के गुण क्या है, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और निगेटिव चार्ज पर इनका बच्चों क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अभी देखो डायग्राम आपको दिखाया ना, ये देखो डायग्राम, ये वाला डायग्राम आप लोग ध्यान से देखो, इधर पे ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे स्टार्ट होगी निकलना और माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाती हैं यानी खत्म हो जाती हैं। ये लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी क्या है, कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके ये परीक्षा में पूछा गया है ना, कि कोई दो वैद्युत बल्लेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, व्हाई टू लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो कारण क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी बच्चों, जो कि पॉसिबल नहीं है, असंभव है। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। इतनी बात सबको समझ में आ गई। दो लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी बेटा एक दूसरे को ओवरलैप या एक दूसरे को नहीं काटेंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाइन ऐसे जा रही हो लाइन ऑफ फोर्स और एक ऐसे, क्यों, यहां पर दो टेंजेंट होंगी, एक इधर आ जाएगी टेंजेंट तो ये F1 हो गया और एक टेंजेंट बच्चों इधर आ जाएगी तो ये F2 हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए याद कर लेना, टू लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आपको ये अच्छे ढंग से लर्न करनी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ध्यान से अगर आप लोग पढ़ें तो वैद्युत बल्लेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर इसकी डायरेक्शन उस बिंदु पर, अभी मैंने आपको पीछे समझाया है कि टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपको क्या बताएगी, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। और लास्ट पॉइंट क्या है, वैद्युत बल्लेखाएं आवेशित चालक के तल पर सदैव लंब होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ चार्ज कंडक्टर। अगर कोई ऐसा एक कंडक्टर हो जैसे गोला, मेटल का स्फीयर, ठीक, स्फीयर है, तो यहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर। कैसी होंगी बोलो, परपेंडिकुलर माने लंबवत, और किधर होंगी, रेडियली आउटवर्ड अगर इस पर चार्ज है पॉजिटिव। रेडियली आउटवर्ड को क्या बोलते हो, त्रिज्यता बाहर की ओर, है ना। जैसे मान लो ये स्फीयर है, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, तो लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे देखो रेडियली आउटवर्ड। तो है कैसी बताओ, तल के लंबवत है ना, दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर कोई भी स्फीयर ऐसा है कि उस पर चार्ज है बच्चों माइनस क्यू, तो लाइन ऑफ फोर्सेस किधर होंगी, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब त्रिज्यता अंदर की ओर या लंबवत अंदर की ओर, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये देखो ऐसे, ये बात सबको समझ में आ गई। तो इसको लर्न कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को लिखो, तो बेटा अगर आ जाए तो बिल्कुल ऐसे ही छाप के आना, सेम जैसा मैंने आपको समझाया है। अच्छा, दो बातें और तैयार कर लो, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर लाइन ऑफ फोर्सेस कहीं पर पैरेलल है, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर पैरेलल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की बात समझ में आ गई। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जहां पर वैद्युत बल्लेखाएं आपस में क्या हो, जहां पर वैद्युत बल्लेखाएं आपस में समानांतर हो। और अगर कहीं पर वैद्युत बल्लेखाएं लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसी हैं, देखो कहीं पर इनके बीच की दूरी बेटा कम है और कहीं पर इनके बीच की दूरी ज्यादा है। देखो ये देखो, यहाँ पे दूर दूर है ना, यहाँ पे दूर दूर है, डी मैक्स, डी माने दूरी, और यहाँ पर पास पास है बच्चों, डी मिनिमम। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं लोग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी कोई आपसे पूछे वैद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा याद कर लेना वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र। कोई कहे दोनों की पहचान बताओ, तो आप क्या पहचान बताओगे? जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है यहां पर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं समानांतर, और जो असमान वैद्युत क्षेत्र है यहां पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? बोलो। यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अलग अलग। जैसे जहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास हैं, क्लियर, जहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास हैं वहां की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम। यहां पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो मैक्सिमम, और यहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी हैं? दूर दूर, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? मिनिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहां पर होगा? जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर, और मैक्सिमम किधर होगा? जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करो, फिजिक्स का भय बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझो, जहां नहीं आएगा दोबारा फिर से मैं समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तैयारी तुम्हारी बेटा शानदार होनी चाहिए। ठीक है, सभी को यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और भैया सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इतना तो काम कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? क्लियर हो गया? तो कितने टाइप के? अगला टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है हम लोगों को? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको तैयार कर लेना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक चार्ज है प्लस का क्यू, दिख रहा है ना सभी लोगों को, और इससे आर दूरी पर कोई भी एक पॉइंट है पी, और यहां पर एक हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट। कौन सा चार्ज? क्यू नॉट। क्यू नॉट का नाम क्या होता है? टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। और प्लस क्यू का नाम क्या होता है बेटा? पॉइंट चार्ज, इसको कहते हो बिंदु आवेश। ठीक है, तो इससे आर दूरी पर कोई भी एक पॉइंट पी है जहां पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को रखा है, और यहां पर एक चार्ज है प्लस का क्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर जो चार्ज रखा है क्यू नॉट, इस पर क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश यानी चार्ज के द्वारा आवेश क्यू नॉट पर, क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बता दिया है। अब कूलाम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहां पर बच्चों फार्मूला क्या बनेगा? Q0/r²। ये कूलाम्स लॉ से फार्मूला हो गया। ठीक है, अब एक काम हम लोग करेंगे, क्या कि जब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। सभी को समझ में आ गया? और इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू F/Q0। ये तो सभी को पता ही होगा, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? E बराबर F/Q0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? E इज इक्वल टू F/Q0।
यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलो, तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और जैसे ही हम लोगों ने ये वाली F की वैल्यू यहां पर पुट करी, इस E की वैल्यू को, F की वैल्यू को अगर हम लोग यहां पर पुट कर दें बेटा, तो हमको फार्मूला क्या मिलता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो हम लोगों के पास में एक रिजल्ट आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये फार्मूला सभी को क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों को क्या मिल गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, इसको सभी लोग तैयार कर लो। जब आपसे एग्जाम में ये बोला जाए कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आप लोग बच्चों इस डेरिवेशन को पेपर में करके, सभी को समझ में आ गया? ठीक है। और जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की, जेई की, नीट की, एनडीए की, उनके लिए भी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपने इस बात को गौर किया होगा कि इस पूरे डेरिवेशन में हम लोगों ने यहां पर एयर को कंसीडर किया कि प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में क्या है बच्चों, एयर है, यानी वायु है, यानी वायु है। लेकिन अगर यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा होता, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इस बात को लेके चलते हैं, जैसे यहां पर हम लोगों के पास में एक चार्ज है Q और यहां पर एक चार्ज है Q नॉट, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन है R, और बीच में हम लोगों ने बच्चों यहां पर क्या भर दिया है, डाई इलेक्ट्रिक, यानी परावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हो, परावैद्युत, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब अगर इस पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स बच्चों वैद्युत क्षेत्र एट पॉइंट P, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। सभी लोग ध्यान से समझें। अब अगर हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग बच्चों फार्मूला क्या लगाएंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और K को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है ना, ये अपॉन है पूरा। तो आपको दोनों फार्मूले बेटा क्लियर है। पीछे वाले फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर देखो K नहीं आया था, दिख रहा है ना यहाँ पे कर्सर जहां मैंने रखा है, ये देखो यहाँ एरो बना हुआ, यहां पर K नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला कब है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और अभी जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, ये फार्मूला कब का है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब सपोज दैट यहां पर चार्ज होता -Q, ठीक है, और ये है पॉइंट P और ये दूरी R, और यहां पर चार्ज है Q नॉट। अब बच्चों यहां पर चार्ज है -Q, तो अब आपको इस बात को समझना है कि अगर चार्ज -Q है तो वैद्युत क्षेत्र कैसे लिखोगे, तो ड्यू टू चार्ज -Q, ड्यू टू -Q चार्ज, यानी ऋण आवेश, कौन सा आवेश, ऋण आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। बहुत ध्यान से सब लोग समझो, सबको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप बच्चों -Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करोगे, तो फार्मूला हमारे पास क्या बनने वाला है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर भी आपने क्यू लिया और यहां पर भी क्यू लिया, जबकि यहां पर ये प्लस क्यू था ये, और यहां पर तो ये माइनस क्यू है। तो बच्चों हमेशा याद रखा करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब लोग इस बात को बेटा बहुत ध्यान से समझें। जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को आप लोग बोलते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है बोलो, ये सदिश राशि है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है तो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, और अगर कोई चार्ज माइनस क्यू है बच्चों तो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। केवल डिफरेंस किस बात का होगा, दिशा यानी डायरेक्शन का, डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। ये बात अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग मेंशन कर लो। क्या डायरेक्शन का डिफरेंस होगा, जानते हो? डायरेक्शन का डिफरेंस बेटा क्या होगा? डायरेक्शन का डिफरेंस ये होगा कि अगर कोई भी ये चार्ज हमारे पास में दिया गया है, बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर यहां पर हमको कोई चार्ज दिया गया है, सपोज दैट प्लस का क्यू, और आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी बच्चों अवे फ्रॉम चार्ज, यानी आवेश से दूर। बस इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आवेश से दूर, अवे फ्रॉम चार्ज को हिंदी में क्या बोलोगे? आवेश से दूर। सभी को समझ में आएगा? ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। चार्ज प्लस क्यू हो और आर दूरी पर कोई बिंदु पी हो और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमको निकालना हो, तो डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम चार्ज। और फार्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, फार्मूला ये होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? दिस इज द नंबर 1। बोलो क्लियर है? कभी भी आप फार्मूले में बेटा प्लस माइनस नहीं करोगे। और नंबर 2, अगर यहां पर चार्ज क्या हो? माइनस का क्यू, और यहां पर ये पॉइंट P हो और ये डिस्टेंस R हो, ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी बच्चों टुवर्ड्स द चार्ज, यानी आवेश की ओर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ, कमेंट किया करो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? और फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो और चाहे चार्ज नेगेटिव हो, फार्मूला बेटा आप दोनों बार यही लगाओगे, सेम फार्मूला। फार्मूले में कभी प्लस माइनस नहीं आता। केवल किस बात का डिफरेंस होगा? डायरेक्शन का, अवे फ्रॉम चार्ज। कब? जब चार्ज है पॉजिटिव, और टुवर्ड्स द चार्ज ये कब? जब चार्ज है नेगेटिव। क्लियर? सभी को पूरी बात समझ में आ गई? अब जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि यहां पर एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलाम, ये पॉइंट है P, और ये दूरी है बच्चों 10 cm, और हमने आपसे बोला बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र बताएं। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। तो ये क्या दिया है? चार्ज 2 माइक्रोकूलाम को आप क्या लिखोगे? 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, और डिस्टेंस क्या दी है? 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे? 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अब बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन
E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग ना कि फोर्स। इसको भी हटा दें क्या एक बार, चलो दोबारा फिर से लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा हम लोग फिर से लिख देते हैं। हाँ, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो 9 इंटू 10⁻9 तो ये हो गया। चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। और आर स्क्वायर को बच्चों क्या लिखोगे, 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वैल्यू पता चलेगी, 18 तो ऊपर आ गया, इंटू 10⁻9 - 6 प्लस का 3 अपॉन में देखो 10 इंटू 10⁻⁻2 यानी 10⁻⁻1 और -1 का होल स्क्वायर 10⁻⁻2। 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 10⁻⁻2 -1 का होल स्क्वायर -2। और -2 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 2, तो ये आएगा 180 और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ये बात सबको समझ में आ गई। 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर समझ में आया, कैलकुलेशन सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 10 का स्क्वायर अगर आप अलग से भी करते तो 100 होता, और -2 का होल स्क्वायर -4 होता, और 2 -4 करते तो -2 ऊपर गया +2। तो ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे यहां पर हम लोग चार्ज को ले लेते -2 माइक्रोकूलम, और ये पॉइंट P है, और बच्चों ये फिर से सेपरेशन है 10 cm, और आपसे कहा जाए यहां पर E को निकालो। अब क्या करते, मैंने अभी आपसे क्या बताया कि फार्मूले में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। 9 इंटू 10⁻9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फार्मूला बेटा वही रहेगा, इसीलिए आप इसको लिखोगे 9 इंटू 10⁻9 और Q की जगह क्या लिखोगे, 2 इंटू 10⁻6 और R की जगह फिर क्या लिखोगे, 10 इंटू 10⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर। कभी भी धोखे से पेपर में -2 यहां मत रख देना। मैंने आपको कितनी बार बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसमें केवल मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, चार्ज का परिमाण लिया जाएगा, आवेश का परिमाण लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो फिर से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 180। देखो ऊपर अभी सॉल्व किया है, और यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। अब आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। यहां पर ये चार्ज था पॉजिटिव, और यहां पर ये चार्ज है नेगेटिव। प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरे बच्चों अवे फ्रॉम चार्ज। तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, तो डायरेक्शन ये बनेगी। और यहां पर किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स द चार्ज में अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन किधर होगी बोलो, आवेश की ओर, है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा वो आएगा टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स, है ना, आवेश की तरफ। और इधर कितना आएगा बोलो, तो ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। क्वेश्चन क्या था, 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E बताना है। तो चार्ज को रखा 2 इंटू 10⁻6, आर को रखा कितना, 10 इंटू 10⁻2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा, वैल्यू को रख दिया तो 2 इंटू 10⁻6 और r की जगह 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। ये 10⁻1 लिखा हुआ है, ये देखो 1, इसका होल स्क्वायर -2, ऊपर गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻+2। ये बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर। चलो अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप सॉल्व करना है, और आंसर को सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज है बच्चों प्लस का 10 माइक्रोकूलम, और ये सेपरेशन आपको दी है 20 cm। आपको पॉइंट P पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र एंड इट्स डायरेक्शन,
इसकी दिशा बतानी है बच्चों। कर लोगे सभी लोग। और दूसरा क्या है, यहां पर चार्ज आपको एक दिया गया है -20 माइक्रोकूलम। ठीक, आपको यहां पर एक चार्ज दिया है बच्चों, चलो बदल देते हैं, -5 माइक्रोकूलम, और दिस इज द पॉइंट P, और ये दूरी फिर से क्या है 20 सेंटीमीटर। और आपको अगेन क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट P। ठीक, सभी लोग इस क्वेश्चन को निकाल करके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, और सभी लोग सेशन को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करो। जिन बच्चों को तैयारी करनी हो फिजिक्स की, है ना, अच्छे ढंग से, वो लोग इस प्रॉब्लम को यानी सेशन को अटेंड किया करें। चैनल को नए बच्चे जो हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और क्वेश्चन को मन लगा के करें। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को पूरी बात बेटा समझ में आ गई? तो हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा, स्टडी किया था? हम लोगों ने बच्चों टॉपिक जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? कोई समस्या तो नहीं किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी हैं। अच्छा, यहां पर एक जरा ये स्लाइड खाली छूटी हुई है, थोड़ा सा हम आपको उसको डिस्कस करा देते हैं, पीछे छूट गई थी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों K, और K इज इक्वल टू होता है Fm अपॉन F। ठीक, Fm को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस in presence of dielectric medium। ठीक, परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के बीच वैद्युत बल। ठीक है, ये स्लाइड पीछे छूट गई थी, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको यहां समझा था। और F क्या है बेटा, F इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन absence ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, absence माने अनुपस्थिति में, जब आवेशों के बीच में, जैसे ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, जब इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो ये K है, और जब इनके बीच में बेटा कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो चार्जेस के बीच में बच्चों क्या है, एयर। एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, और यहां पर ये कोई भी एक मीडियम है यानी माध्यम। समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? और इसमें लर्न कर लेना, कुछ वैल्यूज हैं, इनको तैयार कर लो। नंबर 1, फॉर एयर, एयर माने वायु, इसके लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा, आल्सो फॉर वैक्यूम, निर्वात के लिए भी K का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? अब उसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें, दूसरे नंबर पे बात आती है जैसे कि वाटर, जल, पेपर में कभी आ जाए जल, वाटर, इसके लिए K की वैल्यू क्या होती है, तो या तो होती है बच्चों 80, है ना, और या तो K का मान होता है 81 यानी 81। इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके जाना। उसके बाद तैयार कर लो मेटल यानी धातु। तो जितनी भी बच्चों धातुएं होती हैं मेटल्स, उनके लिए K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब जैसे अभ्रक यानी माइका, माइका जानते हो ना सभी लोग, अभ्रक, इसके लिए K की वैल्यू क्या होती है, 3 से 5 के बीच में। ठीक है,
तो हमको ये पता चला कि अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर द डिफरेंट मीडिया वैल्यू आपके आल्सो विल बी डिफरेंट। ठीक है, के इज द यूनिटलेस, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, के मात्रकहीन, बहुत ध्यान से सुनो, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ठीक है, और के की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, के की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, के की वैल्यू एक से कम नहीं होती। सबको समझ में आ गया? तो ये बच्चों आप लोग तैयार कर लेना, परावैद्युतांक, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, के का एक और फार्मूला होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसको भी तुम लोग तैयार कर लेना। अभी आप लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को आप लोगों ने पढ़ा था निर्वात की वैद्युशीलता। याद है? इसको आप लोग बोलते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक होता है बच्चों एप्सिलॉन, एप्सिलॉन देखो, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युशीलता। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एक होती है बच्चों एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हो सापेक्ष वैद्युशीलता। ये सब याद कर लो, ठीक है, लर्न कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इनमें रिलेशन होता है, तैयार कर लो, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट रिलेशन। कभी कोई आपसे पूछे तीनों वैद्युशीलताओं में क्या संबंध है, तो तीनों वैद्युशीलताओं में ये संबंध है, तीनों परमिटिविटी में ये रिलेशन है। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है, इसको तैयार कर लो। ये तो और डिस्टर्ब करता है, काहे डिस्टर्ब करते हो भैया। एक और फार्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। इसका न्यूमेरिकल कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इसको तैयार कर लेना, है ना। और इसी से हम लोग बच्चों निकालते हैं के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज आल्सो द फार्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका किसका रेशियो है ये? इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है पेपर में, तैयार कर लो। किसका किसका रेशियो है? ये नाम तो मैंने लिखा ही हुआ है, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो ऊपर सब लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एप्सिलॉन लिखा है निरपेक्ष वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या लिखा है? निर्वात की वैद्युशीलता। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को? क्लियर है? जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से बताएं बेटा, यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है? कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताया करो, तो मुझको समझ में आए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एकदम जीरो लेवल से तुमको हम सारी चीजें तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी तरीके से तैयारी करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो और आगे की ओर बढ़ो। अब जैसे पेपर में आ जाए, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर कितना बल लगेगा? व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना।
F इज इक्वल टू क्यू ई। ये किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। कोई भी आवेश हो उसको वैद्युत क्षेत्र में अगर रखोगे तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? बराबर क्यू ई, है ना। और अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है? ई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां तक समझ में आ गया। और इसी प्रकार अगर चार्ज क्या रखा हो? माइनस का क्यू, तो इस पे भी बेटा फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। अब कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। ये चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पे जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लस क्यू इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश पर ये जो बल लग रहा है ये वाला, इसकी डायरेक्शन किधर है? बोलो, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और ये किधर लगेगा बच्चों? ये लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। जैसे मान लो एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, और इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है बेटा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 100 न्यूटन पर कूलम, और आपसे पूछ रहे हैं हम कि फाइंड फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर कितना बल लगेगा। तो बहुत आसान है, अल्फा पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का डबल, तो 2e, और e की जगह 100, और e की वैल्यू बेटा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -9 इंटू 100, तो ये आ गया 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 और 10 टू दी पावर 2। तो ये बच्चों आ गया 3.2 इंटू 10 टू दी पावर, ये 2 है ना, और ये -19 है तो -17 है ना, और यूनिट क्या लगेगी? न्यूटन। अब बात यह है कि सर ये क्या कंप्लीट आंसर हो गया? मैंने कहा नहीं, कंप्लीट आंसर तब होगा जब आप डायरेक्शन बताओगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये बताओ अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है? अल्फा पार्टिकल इज द पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये धन आवेश है ना। 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस है, अगर आपको पता हो, इसीलिए इसका चार्ज होता है 2e। किसी भी चार्ज बॉडी पर अगर चार्ज निकालोगे तो फार्मूला होता है Ze, जेड को एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और यहां पर देखो जेड कितना है? 2 है, तो 2e हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज। और अभी मैंने आपको क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सभी को क्लियर है? तो बच्चों क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा? अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? दोबारा फिर से मैंने आपको पढ़ाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, के की वैल्यू ये तैयार कर लेना। फिर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर से आपका इंट्रोडक्शन कराया। फिर वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर कितना बल लगेगा ये बताया। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ये एग्जाम्पल किया। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, और उसके बाद में इसके दोनों केस हम लोगों ने पढ़े। डायरेक्शन के बारे में हमने ध्यान दिया, 2 न्यूमेरिकल लगाए, और एक आपको होमवर्क दिया। ठीक है, बस सभी लोग इतना काम किया करो। क्लास अगर समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। सेशन आपको कैसा लगा लाइक किया करो, शेयर भी किया करो बेटा। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, जिससे आप लोगों को, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेक्चर नंबर 2 था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पार्ट 2 ये है। आप लोग इसके भी नोट्स बना लें, तैयार कर लें, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों का जो टॉपिक होगा बेटा, अगली वीडियो का, अगली क्लास का, वो अभी टॉपिक हम लोगों का चलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव।
ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सभी को अच्छे ढंग से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ये लक्ष्य सीरीज जो चला रहे हैं ये आपको कैसी लग रही है। सबको क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जैसे ही चैप्टर भी एंड होगा डाइपोल के बाद, तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल सेशन भी लेकर के आएंगे, जिसमें आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोग तैयार रखें। ठीक है, रिवीजन करते रहें और बोर्ड एग्जाम की अच्छे प्रकार से बेटा आप तैयारी करो, जिससे आप अच्छे परसेंटेज को लाएं। ठीक है, और अपनी मार्कशीट को आप बहुत अच्छा कर सकें। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।